हाँ, अस्सलाम वालेकुम। चलो आज निकालो तुम लोग अफसाना बजूका। कल हम लोग बजूका के अफसाना निगार कौन थे? सुरेंद्र प्रकाश ना? सुरेंद्र प्रकाश को पढ़ चुके थे, उनके बारे में बातचीत कर चुके थे, है ना? आज हम लोग उनके अफसाना बजूका देखते हैं, पढ़ते हैं। किताब निकालो। निकाल लिए हो? निकाल लिए हो? चलो एक एक लफ्ज़ देखना, ठीक है? एक एक लफ्ज़ देखना, सुनना ध्यान से। अफसाना कहानी ज़हन में बैठ जाए तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव सवाल आएगा, आसानी से उसे हल कर सकते हो, बना सकते हो, है ना? बजूका हम पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा समझाएंगे नहीं, ठीक है ना? इसलिए कि 5-6 पेज में है ये अफसाना, समझाते रहें तो फिर शायद आज ये क्लास ख़त्म ना हो पाए। बजूका प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पे लिखा है प्रेमचंद की कहानी का होरी। देखो, प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी, मशहूर नावल की किताब का नाम है गोदान, और गोदान का ही एक किरदार है होरी, ठीक है ना? नावल गोदान जो प्रेमचंद का एक मशहूर नावल, उर्दू अदब का शाहकार जिसे माना जाता है, उसी का एक किरदार, उसी का एक कैरेक्टर है होरी, जिसके बारे में यहाँ सुरेंद्र प्रकाश कह रहे हैं कि प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे, ठीक है ना? कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदरे गोश्त में से उभर आई थी, ठीक है ना? काफ़ी बूढ़ा हो गया है होरी। लेकिन जब प्रेमचंद नावल गोदान लिखे थे उस वक्त होरी उसमें जवान था। यहाँ पे अब सुरेंद्र प्रकाश उनका जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रेमचंद के नावल का होरी अब बूढ़ा हो चुका है, इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसके पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए हैं, कमर में खम पड़ गया है ना? और हाथों की नसें सांवले खुरदरे गोश्त में से उभर आई हैं, ठीक है ना? इस असना में उसके यहाँ 2 बेटे हुए थे, बुढ़ापे में 2 बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। बस समझ गए? 2 बेटे हुए थे लेकिन वो नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया, और दूसरा पुलिस मुकाबले में मारा गया, ठीक है ना? दोनों बेटे ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। पुलिस के साथ उसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो उसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ था, और बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, ज़रा कांपे, और फिर उनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। उसने बैलों को हाँक लगाई और हल्का फल ज़मीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। समझ रहे हो ना? हल्का फल ज़मीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया, यानी बुढ़ापे में भी जो है इसे हल चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन दोनों बेटों की बीवियां थीं, उन दोनों बेटों की बीवियां थीं,
और आगे उनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले के। अब उन सब की परवरिश का बार होरी पर आन पड़ा था और उसके बूढ़े जिस्म में खून ज़ोर से गर्दिश करने लगा था। ठीक है ना, बुढ़ापे में जो है इतना बड़ा जिम्मेदारी इसको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों जवान बेटे मारे जा चुके हैं। 5-5 जो है इनके पोते पोतियां हैं, है ना, और 2-2 बहुएं हैं। उस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंग धड़ंग बैठे नहा रहे थे। ठीक है, उसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर उन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पंडा मलते पानी उछाल रहे थे। पिंडा मलते उछाल रहे थे, उछल उछल के नहा रहा है कुआं के पास बचपन। ऊपर से जो है होरी की बहू जो है यानी बच्चों की माएँ उसके ऊपर पानी डाल रही है बाल्टी से, अब बचपन पुदक पुदक के उछल उछल के नहा रहा है। नहाते हैं ना ऐसा, है कि नहीं? तनवीर भी नहाया है, सब नहाए हो। कुआं के पास नहीं नहाए हो? पानी डालती है माँ बाप कोई भी है ना, और सब अपना जो है पुदक पुदक के डेक डेक के नहा रहे हैं। ध्यान से सुनना। अरे इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदल कर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर उसने ताकचे में रखे आईने में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थीं। उसने करीब ही लटकी हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने, लटकी हुई हनुमान जी की तस्वीर, छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजर कर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? उसने कदरे ऊंची आवाज में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहुओं ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और उनके हाथ तेजी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। उसने सोचा ये झूठ हमारी जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत ना दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते, उनके पास जीने का कोई बहाना ना रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर उसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। ठीक है ना? होरी के पोते पोतियां और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तुंद ही से जुट गईं। जब तक होरी ने एक कोने में पड़ी कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। ठीक है ना? कहीं निकलने के लिए तैयार हैं इन लोग। होरी जो है तैयार होके बाहर निकलता है और कहता है सब तैयार हो ना? हाँ बापू। और उधर तैयार कोई नहीं है, लेकिन सभी बच्चे एक साथ हाँ बापू तैयार हैं। और दोनों बहुएं भी तैयार नहीं है, लेकिन उन लोग भी जो है जल्दी जल्दी अपना रोटी वोटी पकाने में भिड़ जाती हैं, लग जाती हैं, है ना? उसी को कहा है कि इंसान पहले झूठ बोलता है और फिर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है। ठीक है ना? यहाँ फिर आखिर में सभी लोग तैयार हो चुके हैं, अब सब निकलने के लिए तैयार हैं। उनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ठीक है ना? आज कटाई का दिन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्यौहार हो।
सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। ना अहलमुद की धौंस, ना बनिए का खटका, ना अंग्रेज की जोर ज़बरदस्ती और ना ज़मींदार का हिस्सा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। पहले क्या था, होरी जब जवान था, जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी, जब देश गुलाम था, उस वक्त किसान का खेत नहीं हुआ करता था। ज़मींदारों के अंडर में रह कर के किसानों को खेती करनी पड़ती थी। सेठ, साहूकार, ज़मींदार सभी लोग जो है कुछ ना कुछ फसल का हिस्सा ले लेते थे। किसान के पास कुछ ही हाथ लगता था। लेकिन अब यहाँ पे होरी कह रहा है, कितना अच्छा समय आ गया है, आज़ादी मिल गई है देश को, कितना अच्छा समय आ गया है। ना अहलमुद का धौंस, ना बनिए का खटका, ना अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती और ना ज़मींदार का हिस्सा। उसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। हरे हरे खोशे, जो भी जो है फसल पैदावार, वो बिल्कुल उसके सामने दिखाई पड़ने लगे। चलो बापू, उसके बड़े पोते ने उसकी अंगुली पकड़ ली। बाकी बच्चे उसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। बैर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की 4 दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। समझ रहे हो ना? गांव की गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पकी फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा जैसे ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है। होरी को लगा जैसे ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है, अलग है। उसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा। वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं। ठीक है ना? पीछे पलट के देखता है कि बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बहुएं आ रही कि नहीं आ रही हैं। वो पलट के देखता है तो उसे ऐसा ही मालूम होता है जैसे किसान के बच्चे हुआ करते हैं। कैसे? सांवले मरियल से, सांवले मरियल से। जब जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। ठीक है ना? पहले क्या हुआ करता था, गाड़ी जो है आ रही है, जानवर, इंसान सब के सब भागने लगते थे डर से, चिपा ना जाएं, दब ना जाएं। ये भी वक्त हम लोग देखे हुए हैं कि जैसे ही जो है गांव मोहल्ले से गाड़ी गुजरा करती थी, मोटरसाइकिल गुजरा करता था, लोग जो है, बच्चे जो है फ़ौरन जो है उसके निशान में, जहाँ से गाड़ी गुजरा है, नाक डाल करके जो है उसको सूंघने की कोशिश करते थे। पेट्रोल डीजल का महक पता नहीं, बच्चे सूंघते थे, अच्छा लगता था। पेट्रोल का महक नहीं ठीक लगता, अभी भी लगता है, लेकिन अब तो सबके घर घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अब कोई फ़र्क पड़ता है? पहले इक्का दुक्का लोगों के पास गाड़ी छकड़ा हुआ करता था, है ना? तो यहाँ पे वही लिखा है, सांवले मरियल से जो जीप गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसे ही थीं जैसी कि गरीब किसान बेवा औरतें होती हैं। चेहरे घूंघटों में, क्या लिखा है? घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सलवट में गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी, गरीबी जुओं की तरह छुपी बैठी। बिल्कुल जो है गरीब मरियल, है ना? बेवा औरत भी है। किसान, गरीब की बीवी खातून कैसी होंगी? बिल्कुल, है ना?
पुराने दुराने कपड़े जो है पहने हुए हैं। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तवेले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फुनकार रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरे खेत थे। इन सब खेतों के बाद ज़रा दूर जब यह सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें झोना पककर अंगड़ाइयाँ ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगे कीड़े घास पर रेंग रहे हों। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे थल था, जिसके आगे थल था, जल थल थल था। देखते हैं दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर ना आती थी। थल, सूखा चौरा खेत, ठीक है ना। उसके बाद इसका खेत मिलेगा। जल थल कहते हैं ना जी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पांव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूं भुरभुरी हो गई थी जैसे उनके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थीं और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। ठीक है। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 वर्षों में वो 2 हाथ आगे बढ़ाया था। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हों वो थल उसके खेत तक ना पहुँचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला, और उस पर होरी और उसके खानदान के लोगों की हरकत करते हुए नंगे पांव। सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। सूरज आसमान की मशरिकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था, यानी कि सूरज जो है काफ़ी ऊपर चढ़ चुका है, ऊपर आ चुका है। चलते चलते उनकी पांव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ़ थे। ठीक है ना। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवलों के साथ टहनियों की दरांती से काट कर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी ना था बहने को। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और उस पर अजीबोगरीब नक्शो निगार बने थे। वो पानी के पांव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नज़र आ रहा था। सबका दिल बल्लियों उछलने लगा। फसल कटेगी तो उनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर भात खाने का मज़ा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद। उन सब ने एक ही बार सोचा। ठीक है। अचानक होरी के कदम रुक गए। अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। उसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज लगाई, अबे कौन है? ठीक है ना।
अबे कौन है? और फिर सबने देखा उनके खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वो सब होरी के पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे? बोलता क्यों नहीं? कौन फसल काट रहा है मेरी? कौन फसल काट रहा है मेरी? मगर खेत में से कोई जवाब ना मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर दरांती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है? बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पकड़ी दरांती सोत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा हो। समझ रहे हो? और पढ़ें, मैं हूं होरी काका। कौन? वो ढांचा जो उसके सामने आ खड़ा हुआ है, वो ढांचा बोल रहा है, मैं हूं होरी काका बजूका। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में हिलाते हुए जवाब दिया। कौन? बजूका। समझे? बजूका। अरे खेत में, खास करके गेहूं वगैरह के खेत में फसल की देखभाल करने के लिए चिड़ियों से, कबूतरों से बचाने के लिए जो खेत में इस तरह का जो है पुतला लगा दिया जाता है, वो है बजूका। और वो उसके सामने आ गया है, पुतला सामने आ गया है। आवाज़ सुनाई पड़ रही है। वो हाथ में दरांती लहराते हुए, हंसुआ लहराते हुए कहता है, मैं हूँ होरी काका, मैं हूँ होरी काका। ठीक है ना? वो पुतला बोल रहा है। आप सुनो, मैं हूँ होरी काका बजूका। उसने अपने हाथ में पकड़ी दरांती फिजा में लहराते हुए जवाब दिया। सबके मारे खौफ की घुट्टी से चीख निकल गई। अब पुतला अगर बोलने लगे तो सबका नहीं दम निकल जाए, है ना? उनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होठों पर गोया सफेद पपड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब सकते में आ गए और बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वो कुछ देर कितनी थी? एक पल, एक सदी, या फिर एक युग? उसका उनमें से कुछ को अंदाजा ना हुआ, जब तक कि उन्होंने होरी की गुस्से से कांपती हुई आवाज़ ना सुनी। उन्हें अपनी जिंदगी का एहसास ना हुआ। तुम बजूका, तुम? अरे तुमको तो मैंने खेत की निगरानी के लिए बनाया था, बांस की फांकों से, और तुमको इस अंग्रेज शिकारी के कपड़े पहनाए थे, जिसके शिकार में मेरा बाप हांका लगाता था और वो जाते हुए खुश होकर अपने फटे हुए खाकी कपड़े मेरे बाप को दे गया था। तेरा चेहरा मेरे घर की बेकार हांडी से बना था और उस पर उस अंग्रेज शिकारी का टोपा रख दिया था। अरे तू बेजान पुतला मेरी फसल काट रहा है। ठीक है ना? आज इतना ही। और देखो, बहुत इंटरेस्टिंग ये अफसाना है। चलो सुन लो, 2 पेज है। बैठ बैठ। कहानियां सुनने का मन नहीं करता है रे।
क्या हुआ? चलो सुनो, होरी कहता हुआ आगे बढ़ रहा था और बजूका बदस्तूर उनकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर होरी की किसी बात का कोई असर ना हुआ हो। जैसे ही वो करीब पहुँचे उन्होंने देखा फसल 1/4 के करीब कट चुकी है। फसल 1/4 के करीब कट चुकी है और बजूका उसके करीब दरांती हाथ में लिए खड़ा मुस्कुरा रहा है। बजूका उसके करीब दरांती हाथ में लिए, हसुआ हाथ में लिए मुस्कुरा रहा है। वो सब हैरान हुए कि इसके पास दरांती कहाँ से आ गई। वो कई महीनों से इसे देख रहे थे। बेजान बजूका दोनों हाथों से खाली खड़ा रहता था, मगर आज वो आदमी लग रहा था, गोश्त पोस्त का उन जैसा आदमी। यह मंजर देखकर होरी तो जैसे पागल हो उठा। उसने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार धक्का दिया, मगर बजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। मगर बजूका तो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिला। अलबत्ता होरी अपने ही जोर की मार खाकर दूर जा गिरा। अब पुतला को जाके ढकेलेगा तो पुतला गिरेगा, अपने ही जो है दूर गिर गया। सब लोग कहाँ चला गया? अरे नहीं मिल रहा है। सब वही जगह था। सब लोग चीखते हुए होरी की तरफ बढ़े। वो अपनी कमर पर हाथ रखे उठने की कोशिश कर रहा था। सबने उसे सहारा दिया और उसने खौफजदा होकर बजूका की तरफ देखते हुए कहा, तू मुझसे भी ताकतवर हो चुका है बजूका, मुझसे जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया अपनी फसल की हिफाजत के वास्ते। ठीक है ना? बजूका हस्बे मामूल मुस्कुरा रहा था। फिर बोला, तुम खामखा खफा हो रहे हो होरी काका। मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, 1/4। ठीक है ना? मैंने तो सिर्फ अपने हिस्से की फसल काटी है, सिर्फ 1/4। तेरा मुड़िया ईंट देंगे हम, ज़्यादा थरपट आया तो। कहाँ आता है रे? कहाँ आता है? सुनो, लेकिन तुमको क्या हक है मेरे बच्चों का हिस्सा लेने का? तुम कौन होते हो? मेरा हक है होरी काका, क्योंकि मैं हूँ और मैंने इस खेत की हिफाजत की है। ठीक है ना? लेकिन मैंने तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था और बेजान चीज़ का कोई हक नहीं होता। बसते रहो। हैं? अभी नहीं बात करेंगे, कटने दो इसको। अभी नहीं बात करेंगे, बात करना पड़ेगा। रुको ना, कट जाएगा। लगाने दो एरोप्लेन मोड में, एरोप्लेन मोड। चलो सुनो, कहाँ गया? ये तुम्हारे हाथ में। हाँ, लेकिन मैंने जो तुम्हें बेजान समझकर यहाँ खड़ा किया था और बेजान चीज़ का कोई हक नहीं होता, ये तुम्हारे हाथ में दरांती कहाँ से आ गई? ठीक है ना? बजूका ने एक जोरदार कहकहा लगाया। तुम बड़े भोले हो होरी काका, खुद ही मुझसे बातें कर रहे हो और फिर मुझको बेजान समझते हो। लेकिन तुमको यह दरांती और जिंदगी किसने दी? मैंने तो नहीं दी थी। ठीक है?
ये मुझे आपसे आप मिल गई। जिस दिन तुमने मुझे बनाने के लिए बांस की फांकें चीरी थी, अंग्रेज शिकारी के फटे पुराने कपड़े लाए थे, घर की बेकार हांडी पर मेरी आंखें, नाक, कान और मुंह बनाया था, उसी दिन इन सब चीज़ों में ज़िंदगी कुलबुला रही थी। और ये सब मिलकर मैं बना, और मैं फसल पकने तक यहीं खड़ा रहा, और एक दरांती मेरे सारी वजूद में से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रही। और जब फसल पक गई, वो दरांती मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। मैं आज के दिन का इंतज़ार करता रहा, और आज जब तुम अपनी फसल काटने आए हो, मैंने अपना हिस्सा काट लिया। इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बजूका ने आहिस्ता आहिस्ता सब कहा, ताकि उन सबको उसकी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये साजिश है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं मानता, ये सब छलावा है, मैं पंचायत से इसका फैसला कराऊंगा। तुम दरांती फेंक दो, मैं तुम्हें एक तिनका भी ले जाने नहीं दूंगा। होरी चीखा, और बजूका ने मुस्कुराते हुए दरांती फेंक दी। गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। नीच और सरनीच सब मौजूद थे। कहा है? नहीं, गांव की चौपाल पर पंचायत लगी। पंच और सरपंच सब मौजूद थे। होरी अपने पोते पोतियों के साथ बीच में बैठा था। उसका चेहरा मारे गम के मुरझाया हुआ था। उसकी दोनों बहुएं दूसरी औरतों के साथ खड़ी थीं, और बजूका का इंतज़ार था। आज पंचायत ने को अपना फैसला सुनाना था। मुकदमे के दोनों फरीक अपना बयान दे चुके थे। आखिर दूर से बजूका खरामा खरामा आता हुआ दिखाई दिया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आता हुआ दिखाई दिया पंच के पास। सबकी नज़रें उस तरफ उठ गईं। वो वैसे ही मुस्कुराता हुआ आ रहा था जैसे ही वो चौपाल में दाखिल हुआ। सब गए इरादी तौर पर उठ खड़े हुए, और उनके सर ताजिमन झुक गए। होरी यह तमाशा देखकर तड़प उठा। उसे लगा जैसे बजूका ने सारे गांव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो अपने आप को तेज पानी में बेबस आदमी की तरह हाथ पांव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। उसने पंचायत के फैसले को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बजूका को देना मंजूर कर लिया, और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद आ रहे हैं, तुरंत 2 मिनट। सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बजूका ना बनाना। अगले बरस जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा, और बारिश का अमृत खेत में से कोपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना। बजूका की जगह पर मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूंगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वहीं रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो उन्हें याद आए कि बजूका नहीं बनाना, कि बजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप उसे ज़िंदगी मिल जाती है और उसका वजूद उसे दरांती थमा देता है और उसका फसल की 1/4 पर हक हो जाता है। होरी ने कहा,
और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। उसके पोते और पोतियाँ उसके पीछे थे और फिर उसकी बहुएं और उनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया, मर गया। उसके पोती पोतियों ने उसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग यह तमाशा देखते रहे। बजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया। ठीक है ना?